बॉलीवुड एक समंदर की तरह है जिसमें कई नायाब मोती छिपे हैं। इस इंडस्ट्री में कई ऐसे नाम हुए हैं जिन्होंने अपने अपने डिपार्टमेंट में खूब नाम कमाया, शोहरत कमाई। कोई एक्टिंग में परचम लहरा गया तो किसी ने फिल्म डायरेक्शन में उपलब्धियां हासिल कर ली। किसी ने अपनी कलम से ऐसे स्क्रिप्ट लिख डाली जो फिल्में अमर हो गई। तो कुछ ऐसे भी महारथी थे जिन्होंने स्क्रिप्ट को अपने कैमरे से जीवंत कर डाला। लेकिन आज हम एक ऐसे मल्टी टैलेंटेड व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे, उनसे जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स पर बात करेंगे, जिन्होंने न केवल एक्टिंग में झंडे गाड़े बल्कि जब उन्होंने निर्देशन के क्षेत्र में कदम रखा तब भी सबको बौना साबित कर दिया। बात करेंगे द शोमैन राज कपूर साहब की। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। आज के दौर में हम अक्सर नेपोटिज्म को लेकर चर्चाएं करते हैं कि फलाना स्टार किड को इतनी आसानी से फिल्में मिल जाती हैं, उन्हें घर बैठे बैठे ब्रेक मिल जाता है, कोई स्ट्रगल नहीं है इनकी लाइफ में। काफी हद तक ये सारी बातें सच भी, लेकिन आज हम जिस डायरेक्टर एक्टर की बात करने वाले हैं वो स्टार किड होने के बावजूद उनका स्ट्रगल किसी आम स्ट्रगलर से कम नहीं था। राज कपूर एक ऐसा नाम है जिसे कोई अनजान नहीं है। अपनी बेहतरीन अदाकारी के साथ साथ उन्होंने एज एन डायरेक्टर कई यादगार फिल्में बनाई, लेकिन स्टार किड होने के बाद भी उनके लिए रास्ता आसान नहीं था। उनके पिता पृथ्वीराज कपूर एक स्टैब्लिश्ड एक्टर थे और जब उन्हें पता चला कि उनके बेटे राज कपूर का झुकाव भी फिल्मों की तरफ है तो उन्होंने उनके इस पैशन को नज़रअंदाज नहीं किया। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि उन्होंने अपने बेटे राज कपूर के लिए शुरू में ही रेड कारपेट बिछा दिया हो। पिता पृथ्वीराज कपूर अपने पुत्र राज कपूर को लेकर रंजीत स्टूडियो के चंदू लाल सेठ के पास गए और उनसे बोले कि ये मेरे सुपुत्र हैं जिन्हें फिल्मों का शौक है, ये फिल्मों में काम करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं आप इसे काम दें, फिल्म मेकिंग सिखाएं, लेकिन तब जब आपको लगे कि ये उस लायक है, इसलिए इसको सबसे पहले स्टूडियो में कूली का काम दीजिए। इस पर हैरान चंदूलाल जी बोले, आप इनसे कूली का काम क्यों करवाना चाहते हैं? लेकिन फिर भी पृथ्वीराज कपूर की बात का सम्मान रखते हुए उन्होंने राज कपूर को अपने स्टूडियो में कूली का काम दे दिया। तुम्हारे शहर में पेट भरने के लिए क्या करना चाहिए? अगर किसी इंसान में कुछ कर गुजरने की प्रबल इच्छा हो, वो अपने काम के लिए पैशनेट हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि परिस्थितियां कैसी हैं, वो अपनी मंजिल एक न एक दिन पा ही लेता है। यही हुआ राज कपूर के साथ। कूली का काम करते करते वो बारीकी से फिल्म मेकिंग के हर विभाग में ताक झांक करते रहे और धीरे धीरे अपने खुद के बलबूते उन्होंने काफी सारा ज्ञान प्राप्त किया। कूली से धीरे धीरे वो तरक्की करते गए और अंततः वो केदारनाथ के असिस्टेंट बन गए। पढ़े लिखे ईमानदार मेहनती जवान को काम नहीं मिल सकता? क्यों नहीं? डायरेक्टर केदारनाथ ने जब अपने इस असिस्टेंट की प्रतिभा देखी तो उन्होंने राज कपूर को फिल्म ऑफर दिया और उन्होंने उन्हें हीरो बना डाला। फिल्म नील कमल में काम करते करते कुछ और डायरेक्टर्स ने भी राज कपूर को काम देना शुरू कर दिया। दुनिया को हंसाने खुश करने के लिए मैंने अपने मुंह पे ये नकली चेहरा लगा रखा। यहां से राज कपूर एक्टिंग की ओर अग्रसर हो गए, लेकिन शायद वो केवल एक्टिंग तक ही सीमित नहीं रहना चाहते थे। उनका दायरा कहीं ज्यादा बड़ा था। अब उनका अगला पड़ाव था फिल्म मेकिंग यानी डायरेक्टर बनने का। यही सपना संजोए वो एक बार रंजीत स्टूडियो में काम कर रहे मुकेश के पास पहुंचे और उन्हें अपने दिल की बात बताई। उन्होंने मुकेश जी को बताया कि मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूं। मुकेश जी को लगा शायद वो उन्हें हीरो के लिए साइन करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ही देर में ये साफ हो गया कि वो खुद एज एन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर एक फिल्म बनाना चाहते हैं। मुकेश जी ने राज कपूर को फिल्म के लिए शुभकामनाएं दी और ये फिल्म थी 1948 में बनी आग। अब राज कपूर ने आग फिल्म बनाने की सोच तो ली, लेकिन फिल्म बनाना कोई आसान काम तो होता नहीं। आग का दरिया है और फिर डूब के जाना होता है, और फिर उनकी फिल्म का नाम भी आग ही था। फिल्म शुरू हुई तो कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो गई, कभी डेट्स नहीं मिल पा रही थी, कभी शूटिंग कैंसिल हो रही थी। उन्होंने इस फिल्म को बनाने में अनेकों मुसीबतों का सामना किया, लेकिन उनकी मेहनत, उनके पैशन के आगे सब ठंडा पड़ गया और उन्होंने जैसे तैसे खराब से खराब हालत में भी अपनी फिल्म को कंप्लीट किया। खैर, फिल्म तो कंप्लीट हो गई, लेकिन जब इसे रिलीज करने की बात आई तो उन्हें कोई डिस्ट्रीब्यूटर खरीदने को तैयार ही नहीं था। लोगों ने उनका मजाक बनाना शुरू कर दिया था। एक डिस्ट्रीब्यूटर ने तो इतना तक कह दिया था कि राज साहब,
आपने आग तो बना दी, अब इसे रिलीज करने के लिए थिएटर भी खुद ही बना लीजिए ताकि आग लगे तो थिएटर में ही लगे। ऐसी परिस्थितियों में किसी का भी मनोबल टूट सकता था, लेकिन राज कपूर का विजन एकदम साफ था और जिसका विजन साफ होता है उसके सामने मुसीबतें भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती। जैसे तैसे उन्होंने अपनी फिल्म को रिलीज किया और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह जा गिरी। लेकिन इसके बाद भी राज कपूर निराश नहीं हुए। उन्होंने अपनी इस आग को बुझाने के लिए जल्दी ही बरसात बना डाली, यानी फिल्म बरसात, और यह फिल्म बरसात अपना काम कर गई। इस फिल्म से उन्हें वो हर चीज मिली जिसके वो हकदार थे और इस फिल्म के बाद उनकी गिनती एक कामयाब एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर में होने लगी। ये जो तुम तोते की तरह नए नए गीत रट लेती हो, जुमाने भी समझती हो क्या गा रही हो? फिल्म मेरा नाम जोकर से उन्होंने अपने पुत्र ऋषि कपूर को फिल्मों में एज एन चाइल्ड आर्टिस्ट लॉन्च किया। पूरी फिल्म के दौरान वो ऋषि कपूर से कहते रहे कि तुम्हें काम तो अच्छा किया है लेकिन कुछ कमी रह गई, जिसके बाद ऋषि कपूर और जोशो खरोश से मेहनत से अगला शॉट देते। लेकिन राज कपूर हमेशा यही बात कहते थे, कुछ तो कमी रह गई। खैर ये फिल्म तैयार हुई, हिट भी रही और ऋषि कपूर को बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का अवार्ड भी मिला। अवार्ड लेकर ऋषि कपूर ने अपने पिता के पैर छुए और कहा, अब तो कह दीजिए कि मैंने अच्छा काम किया। इस पर फिर राज कपूर ने कहा, हाँ काम अच्छा था लेकिन थोड़ी कमी रह गई। इस बार ऋषि कपूर थोड़ा नाराज हो गए तो राज कपूर ने उन्हें समझाया कि जब मैं ऐसे ही शूटिंग करता था तो मेरे पिताजी भी हमेशा ऐसे ही कहते थे कि कुछ कमी रह गई। एक बार मैंने उनसे पूछ ही लिया कि वो हमेशा ऐसा क्यों कहते हैं, तो उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई। एक नट था जो रस्सी पर चलकर करतब दिखाता था। उसका बेटा भी यही काम करता था। हर बार जब वो करतब दिखाकर अपने पिताजी से पूछता, पिताजी मैंने कैसा किया, तो उसके पिताजी बोलते, ठीक था लेकिन कुछ कमी रह गई। बेटे ने अपने इस करतब वाले धंधे में खूब नाम कमाया, पैसा कमाया, लेकिन जब भी वो पिता से पूछता तो पिता का वही रटा रटा जवाब होता। एक दिन वो पिता की बात से बहुत क्रोधित हो गया और गुस्से में बोला कि बस आज से आप ये बात कहना बंद कर दो। ये सुनकर पिता ने अपनी राय देनी बंद कर दी। इसके बाद एक दिन जब वो रस्सी पर चल रहा था तो उसका ध्यान भटका और वो रस्सी से गिर गया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि काम सीखने का कोई अंत नहीं, हमेशा जिंदगी में बेहतर से बेहतर करते जाओ। जिस दिन आप अपने काम से सेटिस्फाई हो गए उसी दिन कहानी खत्म। एक बार की बात है, राज कपूर को एक फिल्म का प्रीमियर देखने के लिए बुलाया गया। फिल्म शुरू हुई, खत्म हुई और पूरी फिल्म के दौरान राज कपूर ने चुप्पी साधे रखा और बीच बीच में उनकी आंखें नम हो जा रही थी। ना वो कुछ बोल पा रहे थे, ना ही कोई प्रतिक्रिया दे पा रहे थे। इस प्रीमियर में उनके साथ उनकी वाइफ कृष्णा भी थी। राज कपूर को ऐसा देख उन्होंने उनसे पूछा, क्या बात हो गई, आप इतने शांत क्यों हैं? क्या फिल्म आपको अच्छी नहीं लगी? लेकिन राज कपूर के मुंह से एक शब्द भी नहीं फूटा। गाड़ी में रास्ते भर उनकी पत्नी पूछती रही, कुछ तो बोलिए, आखिर हुआ क्या? लेकिन उन्होंने चुप्पी साधे रखी। रात भर वो करवटें बदलते रहे, बेचैन रहे, लेकिन उनकी पत्नी कृष्णा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो ऐसे बिहेव कर क्यों रहे हैं। फाइनली जब एक बार फिर से सुबह में कृष्णा ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो वो बोले, मैं किस तरह की फिल्में बना रहा हूं, केवल हीरो हीरोइन के नाच गाने वाली फिल्में। असल सिनेमा तो इसे कहते हैं जो हमने कल देखा था। मैं तो इतने दिन अपना समय बर्बाद करता रहा हूं। मैं अब तभी आराम करूंगा जब इस तरह की कोई फिल्म बनाऊं जो समाज को एक संदेश देती हो। पेड़ों के इर्द गिर्द घूमकर गाना गाने वाले हीरो हीरोइन की फिल्में बहुत हुई। उस प्रीमियर में देखी हुई फिल्म को ध्यान में रखकर उन्होंने एक फिल्म बनाई, जागते रहो। और प्रीमियर में जो उन्होंने फिल्म देखी थी उसका नाम था 2 बीघा जमीन। लेकिन 50 रुपए भी कभी एक साथ नहीं मिले। 235 रुपए में कहां से जुटाऊंगा? शैलेंद्र केसरी लाल श्रीवास्तव, ये था पूरा नाम मशहूर कवि और शायर शैलेंद्र जी का। फिल्मों में गाने लिखने से पहले वो रेलवे में वेल्डर का काम करते थे। क्रांतिकारी विचार के इंसान होने के कारण उनकी कविताएं भी जोश से भरी होती थी। एक बार शैलेंद्र जी के मुशायरे में राज कपूर साहब पहुंचे और उनकी कविताओं से मंत्रमुग्ध हो गए। राज कपूर शैलेंद्र से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें अपनी आने वाली फिल्म में गाने लिखने का ऑफर दे डाला। लेकिन शैलेंद्र ने यह कहकर मना कर दिया कि मैं कवि हूं, फिल्मों में गीतकार नहीं बनना चाहता। यह सुनकर राज कपूर को निराशा तो हुई, लेकिन वो उस वक्त वहां से चले आए और अगले दिन फिर से शैलेंद्र को अपने ऑफिस में बुलाया। जब शैलेंद्र उनके ऑफिस में पहुंचे तो राज कपूर ने उन्हें एक पैसों से भरा लिफाफा दिखाया जिस पर शैलेंद्र का नाम लिखा था। उन्होंने शैलेंद्र से कहा,
मैं इस लिफाफे को बंद करके यहीं ऑफिस में रख रहा हूं, जब आपको इसकी जरूरत हो आकर यहां से ले जाना। मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, आपको मेरे साथ काम करना हो या ना करना हो, लेकिन यह लिफाफा आपका है, जब मन करे ले जाना। इसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए। काफी वक्त बीत गया और वो लिफाफा वहीं उनके ऑफिस में रखा रहा। काफी अरसे के बाद शैलेंद्र सिंह को संतान प्राप्ति का सुख हुआ, तो उस वक्त हॉस्पिटल का खर्चा काफी बढ़ गया था। उनके पास अस्पताल का बिल देने के लिए पैसे नहीं थे। ऐसे में उन्हें राज कपूर का लिफाफा याद आया। वो उनके ऑफिस में गए। हालांकि राज कपूर उस वक्त ऑफिस में नहीं थे, फिर भी वो वहां पहुंचे, वो लिफाफा उठाया और चले आए। कुछ दिन के बाद शैलेंद्र दोबारा राज कपूर के ऑफिस पहुंचे और उनका शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि वो उनकी फिल्म के लिए गाने लिखेंगे। राज कपूर ने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये सब मैंने आपका फैन होने के नाते किया है। इस पर शैलेंद्र बोले, नहीं, आपको मेरे 2 गीत लेने ही होंगे। और इस तरह से शैलेंद्र सिंह के लिखे गीतों को राज कपूर ने फिल्म बरसात में यूज किया। हिंदू को राम राम, मुसलमान को सलाम, क्रिश्चियन को गुड मॉर्निंग और सरदार जी को सत श्री अकाल। राज कपूर के बारे में यह भी मशहूर था कि वो हमेशा जमीन पर ही सोते थे। उन्होंने अपने कमरे में ही नीचे जमीन पर बिस्तर लगा रखा था और सामने की दीवार पर अपने माता पिता की तस्वीर लगा रखी थी। सुबह उठते ही सबसे पहले वो उन्हें प्रणाम करते, उसके बाद अन्य कार्य करते। एक बार जब उन्हें लंदन जाना पड़ा तो उनके रुकने का इंतजाम वहां के हिल्टन होटल में रखा गया, लेकिन अपनी आदत अनुसार वो होटल के कमरे में भी जमीन पर सोना चाहते थे। लेकिन होटल के रूल्स के मुताबिक ऐसा करना दंडनीय था, इसलिए होटल मैनेजर ने उन्हें इसके लिए मना किया। फिर अपनी आदत के मुताबिक वो जब तक उस होटल में रहे जमीन पर ही सोए, और जितने दिन वो जमीन पर सोए उसके लिए उन्हें होटल को रोज दिन के हिसाब से फाइन देना पड़ता था। जीना इसी का नाम है। तो ये थी इस महान व्यक्तित्व से जुड़ी कुछ बातें जिससे शायद आपको भी कुछ प्रेरणा मिली हो। दोस्तों, ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आप सब मुझे फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं और साथ ही साथ हमें ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो भी कर सकते हैं। तीनों प्लेटफॉर्म्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बी सेफ, हैव फन। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए